नमस्कार हमारे प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल लीजिए एकेडमी में स्वागत है। तो हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं। फिजिक्स के पहले पार्ट का पहला चैप्टर वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत आवेश। इसमें हम लोग पिछले क्लास में वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकाले थे हम लोग। अब हम लोगों का अगला क्लास आज का जो है वो है वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना। तो हम लोग आज पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। निरक्षीय स्थिति में जैसे ये वैद्युत द्विध्रुव ए बी, ये आपका वैद्युत द्विध्रुव हो गया ए बी, बिंदु ए तथा यहाँ बिंदु हो गया बी। यहाँ प्लस क्यू आवेश है, यहाँ पे माइनस क्यू आवेश है। तो वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पर कोई बिंदु ले लेना है। यहाँ पे इस बिंदु का नाम मान लीजिए कि P है, जहाँ पे आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र O से r दूरी पर आप किसी बिंदु P को रख लीजिए और उस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता द्विध्रुव के कारण क्या होगा उसी को हम लोग को निकालना है, यानी कि निरक्षीय स्थिति में। तो आइए पहले सूत्र निकालने से पहले हम लोग इसको कुछ लिखते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव ए बी क्या लिखेंगे हम लोग, वैद्युत द्विध्रुव ए बी माना वैद्युत द्विध्रुव ए बी के केंद्र O से r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है। माना वैद्युत द्विध्रुव ए बी के केंद्र O से r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है, जिस पर r दूरी पर बिंदु O से r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P स्थित है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो साथियों हम लोग देख रहे हैं कि ये वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, इसका ये केंद्र है O। केंद्र O से r दूरी पर कोई बिंदु P निरक्षीय स्थिति में स्थित है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो हम देख रहे हैं कि बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों से बिंदु P की दूरी ज्ञात करना है। तो यहाँ से केंद्र है तो यहाँ पे बनता है समकोण, यानी कि समकोण पे है, अभिलंबवत है। तो ये हमारा एक बन जा रहा है समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज के लिए दूरी हमको ज्ञात करना होगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से केंद्र से ए, बिंदु ए पर जो आवेश है धन आवेश, यानी केंद्र से धन आवेश की दूरी ए है और केंद्र से ऋण आवेश की दूरी भी ए है। अब ये दूरी आपका r है। तो समकोण त्रिभुज ये बन रहा है एक
पी ओ ए, इस त्रिभुज में हमको ये पी ए यानी कि ए पी भुजा आपको ज्ञात करना पड़ेगा। तो प्लस आवेश से बिंदु पी की दूरी निकल जाएगी। कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग? तो ए से पी की दूरी निकालने के लिए देख रहे हैं कि ये समकोण त्रिभुज एक बन रहा है ए पी ओ। यहाँ से जो ए पी भुजा है इस समकोण त्रिभुज का कर्ण बन रहा है और ये लंब बन रहा है, एक आधार है, यही ना है। तो हम लोग पाइथागोरस परिमेय से ज्ञात करेंगे ए पी की दूरी। तो ए पी बराबर हम लोग का क्या आ जाता है? हम लोग का ए पी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, यानी कि लंब आपका हो जाएगा ओपी, ओपी का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोग ए पी का स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं ओ और पी की दूरी आर है, आर का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आपका क्या हो गया? ए है, तो ओ ए की दूरी है ए, तो ए का स्क्वायर कर लेंगे, यानी कि हम लोग का ए पी की जो दूरी है ए पी बराबर हम लोग लिखेंगे तो इधर स्क्वायर है तो इसका अंडर रूट में हो जाएगा, आर के स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर हो जाएगा। यही दूरी हम लोग का क्या हो जाएगा? बिंदु ए से बिंदु पी के बीच की दूरी। अब हम इधर देख रहे हैं बी से बिंदु पी के बीच की दूरी, तो सेम चीज यहाँ आर हो जाएगा, इधर ए दूरी है, दूरी सेम है, लंब आर है, आधार फिर ए है, तो फिर ये भी दूरी हम लोग का वही निकलेगा। तो हम लोग बिंदु ए और बिंदु बी से बिंदु पी की दूरी ज्ञात कर लिए। अब हम लोग को ज्ञात करना है कि बिंदु प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा। तो हम लोग E1 बराबर निकाल लेंगे, E2 बराबर निकाल लेंगे। यहाँ देख रहे हैं हम लोग E1 और E2 दोनों के कारण जो परिणामी तीव्रता निकल रहा है, तो E1 जो आ रहा है, तो इसको अगर हम देख रहे हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 ज्ञात करेंगे हम लोग, यानी कि प्लस आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता E1 बराबर क्या हो जाएगा? E1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है इंटू क्यू बटा में आर स्क्वायर। तो आपका E1 क्या हो जाएगा? E1 बराबर हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, और बटा में आर के जगह पे दूरी क्या है? अंडर रूट में आर के स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी कि ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यानी कि E1 बराबर हम लोग का आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान में आर स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर हो जाएगा। ये प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता हो गया। इस तरीके से क्या होगा? हम लोग देख रहे हैं कि माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता E2 बराबर भी सेम वही चीज आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा में आर का स्क्वायर। तो आर के जगह पे दूरी सेम था, E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा में अंडर रूट में आर के स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? E2 बराबर हम लोग का आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा में आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा E1 E2 का मान। चूंकि हम लोग देख रहे हैं कि ये दोनों तीव्रताएं एक दूसरे से थीटा कोण पे है, तो क्या हो जाएगा? ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है। अगर इसको हम इसके सदिश घटकों में वियोजित करते हैं तो ये सदिश घटक क्या हो जाता है? E1 साइन थीटा, और ये होता है E1 कास थीटा। तो इधर की तरफ दिशा हो गया इसका। इसी तरीके से जब हम E2 को देख रहे हैं, E2
तो E2 को भी सदिश घटकों में वियोजित किया जाए तो यहाँ पे E2 साइन थीटा, E2 साइन थीटा हो जाएगा और यहाँ पे E2 कास थीटा हो जाएगा। यहाँ देख रहे हैं हम कि E1 और E2 के जो सदिश घटक हैं वो दोनों की दिशा सेम है, तो हम लोग की बिंदु P पर जो तीव्रता होगा, अब देखिए E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा एक दूसरे को निरस्त करेंगे, ये एक दूसरे के विपरीत हैं तो ये एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। अब बचता क्या है, E1 कास थीटा और E2 कास थीटा। तो बिंदु P पर जो हम लोग की वैद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता होगा वो इस दोनों के योग के, क्योंकि दिशा दोनों का सेम है तीव्रता का, तो हम इसको क्या करेंगे, परिणामी तीव्रता के लिए E बराबर E1 प्लस E2 करेंगे, यानी कि E1 के जगह पे हमारा E1 कास थीटा है और E2 के जगह पे E2 कास थीटा आ गया, क्योंकि जब इसको हम लोग सदिश घटकों में वियोजित किए तो ये E1 साइन थीटा और एक हो गया E1 कास थीटा, यहाँ पे एक E2 साइन थीटा और इसके लंबवत घटक E2 कास थीटा हो गया। तो क्या हो गया, E1 साइन थीटा और E2 कास थीटा एक दूसरे से विपरीत हैं, विपरीत दिशा में है तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, निरस्त कर देते हैं, और ये सेम दिशा में है तो यही जो तीव्रता होगा इन दोनों के योग के बराबर बिंदु P पर हम लोगों की क्या आ जाता है, परिणामी तीव्रता आ जाता है। यानी कि अब हम लोग लिखेंगे बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता। हम लोग देखेंगे अब कि बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगा, परिणामी तीव्रता हम लोग देखेंगे तो E बराबर E1 और प्लस E2। चूँकि E1 के जगह पे हम लोग का क्या आया था, हम लोगों का जब देखे कि सदिश घटकों में वियोजित किया गया तो E1 बराबर आ गया था हम लोग का E1 कास थीटा और E2 बराबर आया था E2 कास थीटा, E2 कास थीटा। तो हम लोग यहाँ E1 और E2 के जगह पे क्या रख देंगे, E1 कास थीटा प्लस E2 कास थीटा, यानी कि परिणामी तीव्रता E बराबर E1 कास थीटा और प्लस E2 कास थीटा हो जाएगा। अब क्या होगा, E1 कास थीटा प्लस E2 कास थीटा, E1 और E2 का मान हम लोगों को मालूम है कि E1 का मान कितना है, E2 का मान कितना है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से कास थीटा कामन कर लीजिए, E बराबर क्या हो जाएगा E1 और प्लस E2, और यहाँ पे आपका कास थीटा हो जाएगा। अब ये देखिए E1 का मान जितना है उतना ही E2 का भी मान दिया है, यानी कि आपको दिया गया है E1 बराबर E2 बराबर E मान लीजिए, यानी कि E1 E2 जब सेम रहेगा तो क्या हो जाएगा, दोनों E के बराबर है, तो हमारा परिणामी तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगा 2E और ये कास थीटा हो जाएगा। E1 प्लस E2 करेंगे तो E प्लस E2E और कास थीटा हो जाएगा परिणामी तीव्रता। अब क्या हो जाएगा, अब E1 का और E2 का मान है तो परिणामी तीव्रता E बराबर हम लोग का हो जाएगा 2 इंटू E का मान है 1/4πε0 इंटू क्या है Q बटा में R के स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर और इंटू में है कास थीटा। कास थीटा बराबर क्या होता है, तो कास थीटा बराबर हो जाता है आपका क्या, आधार बटा में, कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा में कर्ण हो जाता है। आधार बटा में कर्ण, तो आधार क्या है आपका देख लीजिए A है, कर्ण क्या है रूट में R के स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर है, तो कास थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा A बटा में अंडर रूट में R के स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर हो गया। तब क्या होगा, कास थीटा के जगह पे यदि हम रख देते हैं तो E बराबर हम लोगों का हो जाएगा 2 इंटू 1/4πε0 इंटू Q और बटा में क्या हो जाएगा Q बटा में
आर के स्क्वायर प्लस ए के स्क्वायर और इंटू इस कास थीटा के जगह पे हम लोग रख सकते हैं ए बटा में अंडर रूट में क्या हो जाएगा आर के स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। अब देखिए क्या हो जाएगा, ई बराबर हम लोगों का क्या आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 क्यू ए। अब बटा में क्या हो जाएगा, यहाँ पे है आर के स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं आर के स्क्वायर प्लस ए के स्क्वायर का 3 बटा क्या हो जाएगा 1/2 घात हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट को हम लोग लिख सकते हैं घात के रूप में, तो 1/2 घात हो जाएगा। यहाँ पे 1 घात हो गया, यहाँ 1/2 घात हो गया। तो अब हम इसको हल करेंगे तो हमारा ई बराबर क्या आ जाएगा 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2QA बटा में, अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर का क्या हो जाएगा 3/2 घात हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, जब यदि आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, तब क्या होता है आर के स्क्वायर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए के स्क्वायर। तो इसलिए क्या हो जाता है, ए का स्क्वायर जो होता है वो नगण्य, ए बराबर 0 मान लिया जाता है, नगण्य हो जाता है। तो यहाँ जब हम रखेंगे तो 0 जोड़ेंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, तब क्या हो जाएगा, तब ई बराबर हम लोगों का हो जाता है 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू 2QA के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं P और यहाँ अपान में R के स्क्वायर बच जाएगा और इसका 3/2 घात। तो आप देख सकते हैं कि 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ घात आ गया 3/2, तो घात का घात होता है तो गुणा किया जाता है, तो 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो 2 से 2 कट गया, आपका केवल बच गया ई बराबर 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P बटा में R का केवल बच गया है Q। ये आपका जो फार्मूला अभी आया, यही फार्मूला आपका वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता है। तो कितना आसान है और कितना इसको हम लोग सरल भाषा में किए, समझ के आसानी से किए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए हम लोग बहुत कुछ नहीं किया है इसमें, क्या किए हैं हम लोग, तो ये देख रहे हैं कि ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव है और द्विध्रुव पर हम लोगों को मालूम है कि 2 बिंदु आवेश होता है, एक सिरे पर -Q आवेश होता है और दूसरे सिरे पर हमारा +Q आवेश होता है। अब हम क्या किए कि द्विध्रुव के केंद्र O से निरक्षीय स्थिति में R दूरी पर एक बिंदु P रख लिए हैं, जिस बिंदु P पर हमको वैद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता ज्ञात करना था। सबसे पहले हम लोग क्या किए हैं कि दोनों बिंदु आवेशों से जिस बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करनी है उस बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात किए हैं। तो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो हम पाइथागोरस परिमेय लगा करके हम दूरी को ज्ञात कर लिए। उसके बाद हम जानते हैं कि बिंदु आवेश के कारण R दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है, तो E बराबर हम लोग पढ़े थे के Q बटा में R का स्क्वायर होता है। K का मान रख दिया जाता है तो ये 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है इंटू Q बटा में R का स्क्वायर हो जाता है। तो इसी फार्मूले को हम लोग लगाए हैं। तो पहले +Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर ज्ञात किए हैं, तो हमारा पहला इक्वेशन बन गया। उसके बाद जब हम लोग -Q आवेश के कारण यहाँ पे फिर से निकाले कि -Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता E2 जो होगा 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटा R का फार्मूला लगाएंगे बिंदु आवेश वाला। तो R के जगह पे हम लोग का R का मान आया था अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, तो R का वर्ग है तो इसका वर्ग कर दिए, तो E2 भी हम यहाँ से आसानी से ज्ञात कर लिए। अब हम लोग क्या किए कि बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता क्या होता है भाई,
तो परिणामी तीव्रता का फार्मूला हम लोग का होता है E बराबर E1 प्लस E2, यही ना होता है। जब दिशा सेम हो जाए तो क्या हो जाएगा, परिणामी तीव्रता हम लोग का E बराबर E1 प्लस E2 होता है। तो अब देखिए आगे क्या होता है, हम लोग इसको कैसे समझ रहे हैं। तो देखिए हम देख रहे हैं कि दोनों बिंदु आवेश निरक्षीय स्थिति में निकालना है बिंदु आवेशों से, तो दोनों बिंदु आवेशों के कारण अलग अलग तीव्रताएं E1 और E2 जो है एक दूसरे से थीटा कोण पे है, तो हम इसे सदिश घटकों में वियोजित कर दिए। तो देख रहे हैं कि E1 को जब हम सदिश घटक में वियोजित किए तो दोनों सदिश घटक एक दूसरे के लंबवत होते हैं, तो ये E1 साइन थीटा और इसके लंबवत घटक E1 कास थीटा में वियोजित हो गया E1। अब इसी तरीके से हम E2 को भी दो सदिश घटकों में वियोजित कर दिए, तो E2 हो गया क्या, E2 साइन थीटा हो गया एक, और एक हो गया E2 कास थीटा। तो देख रहे हैं कि दोनों का जो लंबवत घटक है वो एक दूसरे के विपरीत हो जा रहा है। E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा एक दूसरे के विपरीत होने की स्थिति में एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं साथियों। और जो हमारा बचता है दूसरा सदिश घटक जो है E1 कास थीटा और E2 कास थीटा, तो ये देख रहे हैं कि दोनों की दिशा सेम है। तो जब दोनों की दिशा सेम है तो बिंदु P पर जो परिणामी तीव्रता होगा वो इधर ही होगा। और कितना तीव्रता होगा, तो दोनों के जो घटक हैं लंबवत घटक, ये दोनों लंबवत घटकों के योग के बराबर, यानी कि E1 के जगह पे अब हमारा क्या हो जा रहा है साथियों, E1 कास थीटा और E2 के जगह पे E2 कास थीटा हो जाएगा। यानी कि E1 के जगह पे E1 कास थीटा हो गया और E2 के जगह पे E2 कास थीटा हो गया। तब परिणामी तीव्रता का जब हम देख रहे हैं कि E1 का मान जितना निकाले है उतना ही E2 का मान आया है, तो हम इसको E मान लिए। तो हम अब आ गए अपने फार्मूले पे रखे, E1 के जगह पे E1 कास थीटा हो गया और E2 के जगह पे E2 कास थीटा हो गया। यहाँ पे देख रहे हैं कि कास थीटा कॉमन कर देंगे तो E1 प्लस E2 हो जाएगा। उसके बाद होता क्या है दोस्तों, तो देखिए क्या होता है, E1 और E2 चूंकि बराबर हैं, दोनों का मान हम लोगों में सेम लाया गया है, सेम आया है, तो क्या हुआ है, इसको दोनों को जोड़ेंगे तो E1 के जगह पे भी E रख दिए और E2 के जगह पे भी E रख दे दीजिए, क्योंकि ये दोनों को एक दूसरे के बराबर रखे हैं। तो E2 और E1 को जोड़े तो 2E इंटू कास थीटा हो गया। E के जगह पे जो भी E1 या E2 में से कोई भी मान रख लीजिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा में आर स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर हुआ है इंटू कास थीटा हो गया। अब यहाँ से क्या हो गया, इतना इंटू ए बटा में अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर हो जाएगा। तब क्या होगा यहाँ पे 2QA 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट इंटू 2QA बटा में आर के स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, और यहाँ पे दूसरे कोष्टक में हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर का 1/2 घात हो जाएगा। तो अब क्या हो गया, यहाँ पे सेम आधार पर घात जब रहते हैं बीच में गुणा होता है तो घातों को जोड़ते हैं, जोड़ेंगे तो 2 एकम 2 एक 3/2 घात हो जा रहा है यहाँ पे। तो E बराबर हम लोग का 2QA बटा में R का वर्ग के जगह पे R का घात जोड़ करके आ गया 3/2। अब क्या होगा कि जब R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A होगा तब R के स्क्वायर भी वेरी वेरी ग्रेटर देन A के स्क्वायर का होगा। इस स्थिति में हम A स्क्वायर को नगण्य मानेंगे 0, तब E बराबर 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट इंटू P बटा में R के स्क्वायर का 3/2 घात, R से R कट जाएगा तो हमारा R का क्यूब हो जाएगा। E बराबर 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट इंटू P बटा में R का क्यूब। यही जो फार्मूला होता है साथियों, ये हमारे वैद्युत क्षेत्र के वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है। तो साथियों आज का हम लोग का क्लास इतना ही था। केवल हम लोग इस क्लास में वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आकलन किए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। साथियों अगर आप लोग हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके YouTube चैनल का सहयोग कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अगर टॉपिक समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक भी करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें, ताकि आप भी पढ़ें और आपके मित्र की भी पढ़ाई बहुत अच्छी चले। तो साथियों आज का क्लास हम लोग यहीं अंत करते हैं। नमस्कार।